ब्यावर से खबर, एसपी रतन सिंह की अगुवाई में पुलिस का अभियान। 103 चोरी गुम हुए मोबाइल फोन ट्रेस कर परिवादियों को लौटाए गए। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई गई। CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रेस कर किए गए रिकवर। इसी अभियान में 12 जनवरी को 51 मोबाइल फोन भी लौटाए गए थे। मोबाइल पागल लोगों ने पुलिस का आभार जताया है। तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि, जहां पर लोगों की ये उम्मीदें हो जाती है कि हमारा मोबाइल गुम हुआ तो शायद ही वापस कभी मिलेगा, लेकिन ऐसे में जब पुलिस किसी भी काम को अपने हाथ में लेती है तो जाहिर सी बात है कि अच्छी नियत से जो भी काम करेगा उसे सफलता मिलेगी। और आज पुलिस की कोशिश के द्वारा ही इन तमाम चेहरों पर खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी अमानत जो खो गई थी वो वापस मिल गई है। और ये तमाम मोबाइल आप देख लीजिए, पुलिस की डेस्क पर मौजूद है। एक एक करके तमाम मोबाइल यहाँ पर लौटाए गए। और जब आप खुश रहते हैं तो जाहिर सी बात है शुक्रगुजारी भी करते हैं। तो ऐसे में इन तमाम चेहरों ने पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है। और आप जयपुर की बात कर लेते हैं। JDA की 220वीं बैठक में बड़े फैसले हुए। जयपुर विकास प्राधिकरण की 220वीं बैठक संपन्न। भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक संपन्न हुई। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में कई फैसले लिए गए। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को नॉन फेयर रेवेन्यू के लिए बड़ी भूमि आवंटित की है। मानपुरा में 7.45 हेक्टेयर और भोजपुरा में 10.0529 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। तो वहीं मेट्रो परियोजना को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। शहर में बिजली व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33/11 kV GSS के लिए भूमि आवंटन मंजूर। चकवाड़ा में 1000 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। फैसलों से जयपुर में आधारभूत सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार भी मिलेगी। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो जयपुर की तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं और कई वो फैसले लिए गए जो कि जयपुर के आवाम के हित से जुड़े फैसले रहे। और ऐसे में सभी ने एक गहन विचार विमर्श किया। JDA की बैठक है, 220वीं बैठक पूरी तरह से संपन्न। राजफेड की 69वीं वार्षिक साधारण सभा आयोजित हुई, जहां पर प्रशासक डॉक्टर समित शर्मा ने सहकार से समृद्धि का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली ही देश की असली ताकत है। सहकारी समितियों को व्यवसाय बढ़ाने और आय के नए स्रोत तलाशने पर जोर दिया गया। तो वहीं 183 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने की जानकारी भी दी गई। साथ ही किसानों के हित में तुरंत फैसलों का भरोसा दिलाया गया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। 69वीं वार्षिक सभा राजफेड की हुई है और सहकार से समृद्धि का संदेश यहाँ पर दिया गया। इस बैठक के मद्देनजर 69वीं वार्षिक बैठक यहाँ पर साधारण सभा की हुई है और सहकारी समितियों को व्यवसाय बढ़ाने के निर्देश दिए गए कि कैसे व्यवसायों को बढ़ाया जाए। इस पर पूरा फोकस यहाँ पर किया गया और निर्देश दिए गए। सहकार से समृद्धि का संदेश यहाँ पर दिया गया। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और किसानों की खुशहाली पर खासा फोकस यहाँ पर रहा कि किसानों के हित में किस तरह से काम किया जाए, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, उसको लेकर के ये बैठक होती है। राजफेड की 69वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। किसानों की खुशहाली पर पूरा फोकस इस बैठक के मद्देनजर लिया गया।
और चलिए बात राजधानी यानी कि जयपुर की। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा का प्रशासनिक कद और बढ़ चुका है। उन्हें राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी लिमिटेड यानी कि RUVITL के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आदेश आप देख लीजिए। इस संबंध में उच्च स्तरीय मंजूरी के बाद में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए उन्हें ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर सी बात है उनका कद जो है वो बढ़ चुका है, अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। कार्मिक विभाग ने जो आदेश जारी किए उस आदेश की तस्वीर आप देख लीजिए, कॉपी आप देख लीजिए। आरती डोगरा फिलहाल ऊर्जा सचिव के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही है और अब RUVITL चेयरमैन का प्रभार मिलने के बाद ऊर्जा और IT से जुड़े कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। ऊर्जा सचिव को नई जिम्मेदारी मिली है। आदेश की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरती डोगरा का अब जो है प्रशासनिक कद और भी मजबूत हुआ है और बढ़ चुका है। अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिला है और यह आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किया है। और चलिए जयपुर से खबर, जहां पर खरीफ फसल 2026 को लेकर के राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उर्वरक प्रबंधन और सप्लाई व्यवस्था पर मंथन किया गया। तस्वीर आप देख लीजिए बैठक की है, जहां पर किसानों को संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक उपयोग के निर्देश दिए गए। तो वहीं सीमावर्ती जिलों में अवैध आवाजाही रोकने और जमाखोरी, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए। सरकार ने दावा किया कि राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है और किसानों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो उर्वरक सप्लाई पर सरकार पूरी तरह से गंभीर भी है और सख्त भी दिखाई दे रही है। बाड़मेर रेलवे स्टेशन को अब यात्रियों के लिए पूरी तरह से आधुनिक रूप दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 16.18 करोड़ रुपए से स्टेशन का कायाकल्प किया है। अब यहां पर अलग प्रवेश निकास, आधुनिक सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग की बेहतर सुविधा के साथ में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग प्रतीक्षालय, VIP कक्ष और रिटायरिंग रूम भी उपलब्ध है। रोजाना 28 ट्रेनों का ठहराव और 7,600 से ज्यादा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, बाड़मेर की तस्वीरें हैं जहां पर अमृत भारत योजना से कई करोड़ों में कायाकल्प, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए नई सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। पेयजल की व्यवस्था भी होगी। और आप श्री गंगानगर की बात कर लेते हैं। श्री गंगानगर पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग हुई। साधुवाली चेक पोस्ट के पास में बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। नाकाबंदी तोड़कर बाइक से भागने के दौरान फायरिंग की है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल बदमाश यूपी का निवासी बताया जा रहा है। जवाहर नगर थानाधिकारी देवेंद्र राठौड़ और मीरा चौकी प्रभारी नरेश कुमार की टीम ने बदमाश को काबू किया है। तो जवाबी कार्रवाई में जो है बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। चिकित्सालय में पुलिस का पूरा जाब्ता यहां पर तैनात है। बदमाश जिसके पैर पर गोली लगी है और जिला अस्पताल में एडमिट करवाया है। श्री गंगानगर की खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। घायल बदमाश यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें, पुलिस के तमाम जो अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है अस्पताल में और बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। लगातार आपको बता रहे हैं बदमाश के पैर में गोली लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार हमारे साथ में श्री गंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या इस बात का खुलासा हो पाया है कि आखिरकार ये बदमाश किस मकसद से आया, किस एजेंडे से आया था? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो साधुवाली के पास जो गंगानगर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी और बिना नंबर की एक बाइक जो है वो नाकाबंदी से जब गुजर रही थी, पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उस वक्त बदमाश ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर है भागते उसने फायरिंग की है। तो जवाबी पुलिस ने भी जब फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगी है और फिलहाल बदमाश को श्री गंगानगर जिला हॉस्पिटल में लाया गया है और पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और कुछ ही देर बाद है पुलिस उससे पूछताछ करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए।
तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बदमाश फिलहाल घायल अवस्था में है, जख्मी अवस्था में है। और चलिए आप टोक के उनियारा की बात करेंगे, जहां पर सच बेधड़क न्यूज चैनल पर प्रकाशित रिपोर्ट के बाद में पलाई पंचायत में साफ सफाई अभियान शुरू किया गया। पिछले कुछ समय से उपखंड अधिकारियों की लापरवाही के कारण सफाई व्यवस्था चौपट हुई थी और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे। चैनल की खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी हरकत में आए और अब पलाई के लोगों को जल्द ही गंदगी से निजात मिलने की उम्मीद है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पलाई पंचायत में सफाई अभियान। टोंक के उनियारा की तस्वीरें, लापरवाही के कारण कचरे के ढेर यहां पर जगह जगह देखने को मिले थे और सच बेधड़क की खबर के बाद यहां पर कार्रवाई होती है, जिसके बाद उपखंड अधिकारियों ने सफाई शुरू की और जगह को साफ किया। जनता को जल्द अब स्वच्छता की तस्वीर यहां पर देखने को मिलेगी। तो पलाई पंचायत में सफाई अभियान चलाया गया। और चलिए आप टोंक से एक और खबर। टोंक शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों का नया पैंतरा सामने आया है। श्यामनगर निवासी सुनीता गुप्ता जब मंदिर से लौट रही थी तब दो शातिर युवकों ने उन्हें रोक लिया। ठगों ने हथेली में बालाजी के दर्शन कराने का झांसा दिया और बातों ही बातों में महिला का विश्वास भी जीता। आरोपियों ने महिला को भ्रमित कर उसके सोने चांदी के जेवर उतरवा लिया और पानी के छींटे मारकर उसे सुध-बुध खोने पर मजबूर किया। मौका पाकर दोनों ठग जेवर लेकर के रफू चक्कर हुए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही पीड़ित ने समाज के लोगों के साथ टोंक पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा से जल्द आरोपियों को पकड़ने की गुहार भी लगाई है। तो ठगों का नया पैंतरा यहां पर सामने आया है। सुनीता गुप्ता एक महिला है, करीब 55 साल की उम्र की है, जो वहाँ डिपो मंदिर पे जाते हैं, रोज जाते हैं। वो मंदिर से जब वो जाकर के वापस रास्ता की रोड होते हुए आ रहे थे तो दो लड़के उनको मिले और उन्होंने उनको इस तरह से कहा कि आपको बालाजी के दर्शन होंगे, आप 11 कदम आगे चलोगे। ऐसे करके वो महिला उनके झांसे में आ गई और वो उसने जो पहनी हुई अंगूठी और उसका ब्रासलेट था वो खोल करके उनको दे दिया और वो उसको आंखें बंद करके कुछ देर के लिए आगे वो 10 कदम गई और जब जाके पीछे देखा तो वो लड़के गायब हो गए। इस संबंध में हमने FIR दर्ज कर ली है और CCTV फुटेज और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसके आधार पे उन लड़कों की तलाश कर रहे हैं, जल्दी उनको ट्रेस आउट कर लेंगे। फिर उसने कहा कि मैं आपकी हथेली में है ना बालाजी दिखा दूंगा। मैं बोली, मैंने कहा बालाजी देख के आई हूँ, मैं तो दर्शन करके आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो मैं जाने लगी, फिर मेरे पीछे आ गया। फिर उसके इतने में ना उसका कोई साथी होगा वो भी आ गया। उसको उसने बोला कि 11 कदम जाके आओ। फिर वो चल गया तो उसने कहा मुझे तो दिख गए। फिर उसने कहा कि आपके ना सोने टच हो रहा है शरीर से, इसलिए ना जो इसको उठाओ। और चलिए अब करौली से खबर, जहां पर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उपशाखा हिंडौन ने उपखंड अधिकारी हिंडौन को ज्ञापन सौंपकर जनगणना ड्यूटी से जुड़े हालिया आदेशों पर आपत्ति जताई। ज्ञापन में बताया कि तहसीलदार द्वारा जारी आदेशों में असमानता बरतते हुए कुछ विद्यालय से पूरा स्टाफ, यहां तक कि प्रधानाचार्य भी जनगणना कार्य में लगा दिए गए, जबकि कई स्कूलों से कोई भी कार्मिक नहीं लगाया गया, जो शिक्षा निदेशक के उस आदेश के विपरीत है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से केवल 30% शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। संघ ने बताया कि वर्तमान में प्रवेश उत्सव अभियान और नए सेशन की शुरुआत के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर उपखंड अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए तहसीलदार हिंडौन और श्री महावीर जी को पूर्व आदेश निरस्त कर नए सिरे से संतुलित ड्यूटी लगाने और प्रधानाचार्य और BLO को मुक्त रखने के निर्देश भी दिए गए। बयाना में राम जन्मोत्सव पंचायती मंदिर परिसर स्थित राम दरबार मंदिर में श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिरों को फूलों से सजाकर भगवान राम का विशेष श्रृंगार किया गया और 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। दिन भर भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय रहा और जय श्री राम के जयकारे यहां पर गूंजते रहे। दोपहर 12 बजे विधिवत आरती के बाद में प्रसाद वितरण यहां पर किया गया। आयोजन में अग्रवाल समाज के महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तस्वीरें आप देख लीजिए और कार्यक्रम ने सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया।
हिंडौन सिटी में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने दलित युवक रामवीर जाटव हत्याकांड के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। सुमरत सिंह जहाजी के नेतृत्व में जाटव बगीची से निकली रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर राज्यपाल के नाम हेमराज गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में फरार 6 आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस देने सहित जमीन से कब्जा हटवाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि 4 मार्च को भुकरावली गांव में मारपीट के बाद में घायल रामवीर जाटव की 6 मार्च को जयपुर में मौत हुई थी, जिसमें अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 6 अभी भी फरार हैं। अलवर की बात करते हैं, जहां पर शहर की सफाई व्यवस्थाओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर आंशिक धरना देकर विरोध जताया। पार्टी के शहर अध्यक्ष मनमोहन सैनी ने आरोप लगाया कि शहर में नालियों की नियमित सफाई नहीं हो रही है, जबकि नगर निगम द्वारा इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी जमीनी लेवल पर काम नजर नहीं आ रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और अधिकारियों का घेराव भी किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर की ओर से आज हम धरना दे रहे हैं। ये धरना आम जन की सुविधा के लिए, जो जिस तरह से हर आदमी परेशान है, आप चाहे तो जो शहर के अंदर जाम लगे हुए हैं जगह जगह, और उसका निराकरण के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने धरने प्रदर्शन किए। हमने बार बार कहा है कि नई दिल्ली से खबर, देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक संपन्न हुई। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर के बैठक में अहम चर्चा हुई थी। तो इस बैठक का मकसद मिडिल ईस्ट को लेकर के जो संकट देखने को मिला उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होती है। महायुद्ध से पैदा हुए हालात से निपटने पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में जुड़े। चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। वर्चुअल बैठक होती है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में जुड़ते हैं और इस बैठक का एजेंडा मिडिल ईस्ट को लेकर के जो संकट देखने को मिला उसको लेकर के चर्चा करना रहा। और जितने भी चुनावी राज्य थे उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं जुड़ते हैं और कैसे हालात से निपटा जाए उसको लेकर के इस बैठक में मंथन यहां पर किया जाता है। अब ऐसे में देखना है कि देश के हित में, इस मंथन के बाद देश हित में क्या कुछ अमृत निकल करके आ पाता है। तो एक लंबी बैठक चलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कोटा के इटावा क्षेत्र के डिपरी कालीसिंध गांव में एक 21 साल की युवती ने घर में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान ज्योति मीणा के रूप में हुई है, जिसकी 28 अप्रैल को शादी होने वाली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इटावा उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित किया। परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि एक युवक लगातार युवती को परेशान कर रहा था, जिससे वह अवसाद में आ गई और ये कदम उठा लिया। घटना के समय परिवार के लोग किसी देवस्थान पर पूजा के लिए गए हुए थे। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोटा के इटावा की तस्वीरें आप देख लीजिए। सूचना आई थी, इस पर मेरी ड्यूटी थी। मैं वहाँ डीपरी पहुँचा, जहाँ पर परिवार वालों ने इसकी बॉडी को, ज्योति नाम की लड़की थी, अनमेरिड है, उम्र उसकी 21 साल है। तो बॉडी को परिवारजनों ने उतार लिया था, उसको यहाँ हॉस्पिटल इटावा लाए। तो डॉक्टर साहब ने चेक करने के पश्चात मृत घोषित कर दिया उसको, बॉडी को।
बढ़ते आगे, पाली जिले के सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर में रामनवमी के पावन अवसर पर श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा ठाकुर जी मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार और महाराणा प्रताप चौक से होते हुए सोनी धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई। समापन के दौरान आरती और महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। शोभा यात्रा में महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दिए, तो वहीं बैंड की धुनों पर महिलाओं ने गरबा नृत्य भी पेश किया। और अब बात सिरोही की, जहां पर फर्जी पत्रकार को पॉक्सो एक्ट में 5 साल का कठोर कारावास। कोर्ट ने 16,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। पॉक्सो कोर्ट ने हर्षपाल सिंह को दोषी माना। नाबालिग का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ और पीछा करने के आरोप सिद्ध हुए। घर में घुसकर नाबालिग के फोटो खींचने का आरोप भी साबित हुआ। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने सजा सुनाई। 30 अक्टूबर 2025 को अनादरा थाने में दर्ज हुआ था पूरा मामला। तुरंत सुनवाई में मात्र 5 महीने में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और चलिए बात दौसा की। महावीर जयंती से पहले नगर परिषद ने शहर में अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। आरओबी के नीचे गुरुद्वारा के सामने बिना लाइसेंस चल रही दुकानों को क्रेन और जेसीबी की मदद से हटाया गया। नगर परिषद ने कहा कि भविष्य में कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद आसपास के दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप भी मच गया। और चलिए बात जैसलमेर की, जहां पर ऐतिहासिक गडीसर तालाब के आगोर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। राहगीरों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके पर मिले मोबाइल फोन के आधार पर युवक की पहचान की। ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उनका रो रो करके बुरा हाल हुआ। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से निकलती शाही गणगौर सवारी ने परंपराओं और भव्यता का अद्भुत दृश्य पेश किया, जिसमें शहर की महिलाएं गवर माता के दर्शन कर अपने सुहाग की लंबी उम्र और खुशहाली की मन्नतें मांगती हुई दिखाई दी। पारंपरिक राजपूताना वेशभूषा में सजी धजी किले से उतरती गवर माता की सवारी मारवाड़ की रियासतकालीन परंपराओं को जीवित रखती है। बढ़ते आगे, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से निकलती शाही गणगौर सवारी ने परंपराओं और भव्यता का अद्भुत दृश्य पेश किया, जिसमें शहर की महिलाएं गवर माता के दर्शन कर अपने सुहाग की लंबी उम्र और खुशहाली की मन्नतें मांगती हुई दिखाई दी। पारंपरिक राजपूताना वेशभूषा में सजी धजी किले से उतरती गवर माता की सवारी मारवाड़ की रियासतकालीन परंपराओं को जीवंत रखती है, जिसमें पूर्व राजा के पांव छूने की रिवायत और सिर पर केसरिया पचरंगे साफों की शोभा भी शामिल है। जोधपुर के लूनी क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है, जहां पर घूंघट में आई महिलाओं के एक समूह ने एक जूलर की दुकान को निशाना बनाते हुए आभूषण चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुई और आभूषण देखने के बहाने मौका पाकर कीमती सामान लेकर के फरार हुई। ये वीडियो आपके सामने आप देख लीजिए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें आरोपी महिलाएं साफ रूप से दिखाई देती है। बालोतरा के सिवाना में रामनवमी महोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में दिन भर दर्शन, पूजन और प्रसाद चढ़ाने के बाद शाम को सदर बाजार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा समाधि मंदिर के गादीपति नृत्य गोपाल राम महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई। शोभा यात्रा में डीजे की धार्मिक धुनों पर भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों की गूंज और आकर्षक झांकियों ने माहौल को भक्तिमय बनाया। यात्रा सदर बाजार से बस स्टैंड, गांधी चौक और मुकलसर रोड होते हुए वापस सदर बाजार पहुंची। इस दौरान धर्म प्रेमियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की और श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, पेयजल की व्यवस्था की। भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए।
जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने शुक्रवार को शेरगढ़ थाने का औचक निरीक्षण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका शेरगढ़ थाना क्षेत्र का पहला दौरा था। इस दौरान आईपीएस इंदिरा देवी और सीआई बुद्धाराम ने उनका स्वागत किया, तो वहीं पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अपराध रिकॉर्ड, दस्तावेज संधारण और थाना व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और चलिए बात पाली के सुमेरपुर की करेंगे। साल 2019 में पावा गांव में हुए चर्चित दिनेश हत्याकांड में कोर्ट ने 7 साल बाद फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पुखराज गहलोत ने आरोपी पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा दी। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों आरोपियों ने मिलकर युवक दिनेश की हत्या की। अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट में प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणाम स्वरूप दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई। दोनों मुलजिमों सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल और उसकी पत्नी डाकू देवी के विरुद्ध अपराध को प्रमाणित मानते हुए उनके विरुद्ध में धारा 302, 201, 404/34, 120 बी में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसका यहाँ पे पाली के बाली उपखंड क्षेत्र के बेड़ा भाटूंद मार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हुई। हादसा बेड़ा माउंट होटल के पास में हुआ, जहां पर तेज रफ्तार 4 व्हीलर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर की आशंका जताई जा रही है। ये वीडियो आप देख लीजिए। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल युवक को तुरंत बेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फिलहाल शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो ये वीडियो हमने ब्लर करके आपको दिखाया है। पुलिस ने अब इस मामले पर जांच शुरू कर दी है, तफ्तीश शुरू कर दी है। बलौदा बाजार भाटापारा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, प्रदेश में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और 31 मार्च इसकी समाप्ति की अंतिम डेडलाइन है, जिसमें अब कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चल रहे अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और बस्तर में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब तक 2500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें हाल ही में एक बड़े इनामी नक्सली पापा राव का सरेंडर भी शामिल है। उन्होंने सुरक्षा बलों की बहादुरी और पुनर्वास नीति की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि जल्द ही प्रदेश नक्सल मुक्त होगा और बस्तर सहित पूरे इलाके में शांति और विकास की नई धारा बहेगी। आपको भी मालूम है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी 2 साल पहले डेडलाइन घोषित कर दिए थे कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और सबसे बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद बचा था। लेकिन हम आभारी हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण आज उनका जो संकल्प है पूरा हो रहा है और लगातार हमारे जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं। सैकड़ों न्यूट्रलाइज भी हुए हैं, हजारों की संख्या में हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छी है। 2500 से ज्यादा आत्मसमर्पण भी हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कुल मिला के मतलब जो एक सशस्त्र नक्सली था भी सरेंडर किया है। इस तरह से नक्सलवाद बिल्कुल समाप्त। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 96 वर्ष पुराने प्रभु श्री राम मंदिर में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ में मनाया गया। परंपरा के मुताबिक सरगुजा राज परिवार की तरफ से प्रथम पूजा की गई और मंदिर के गर्भगृह का पट खोला गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। बताया जाता है कि साल 1930 में तत्कालीन महाराज रामानुज शरण सिंह देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। समारोह के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन भी किया गया। परंपरागत तौर पे शक्ति की पूजा होती है, देवी के स्वरूप की पूजा होती है महामाया जी में। महामाया जी समलेश्वरी जी स्थापित हैं और 9 दिन 9 दुर्गा इनके नाम पे पूजन होता है। और राम मंदिर की जो स्थापना हुई स्वर्गीय महाराज साहब डैडी के जन्म के परिप्रेक्ष्य में
तत्कालीन महाराजा राममनु शरण सिंह देव जी ने मंदिर की स्थापना की थी। वहाँ राम जी की पूजा हमेशा होती रही है, राम मंदिर के नाम से ही प्रचलित है। बाद में महाराज महारानी साहब ने इसे अमरकंटक सन 1930 में जब दादाजी का जन्म हुआ था, तब रियासतकालीन समय में यहाँ पर राम मंदिर की स्थापना की गई थी। तब से हर वर्ष प्रथा रही कि राज परिवार से वहाँ पर रामनवमी के अवसर पर 12 बजे पूजा की जाएगी, पट खोले जाएंगे। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज मंदिर कल्याण दास जी के ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। प्रथा को उन्होंने जीवित रखा है और उसी प्रथा के अनुरूप आज हम लोग